हाँ जी बेटा, वेलकम अगेन। तो यार लास्ट टाइम हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे थे। मैंने बोला था कुछ डायमेंशंस अच्छे से क्या कर लो, याद कर लो। होपफुली आपने याद कर भी ली होंगी। अब अगली बात है डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ एप्लीकेशंस। बेटा एप्लीकेशन मतलब डायमेंशनल एनालिसिस का कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ हम कर सकते हैं, करते हैं धीरे धीरे। दो तीन बातें पहले सुनना। एक तो ये पॉइंट है कि डायमेंशन एनालिसिस जब हम कर रहे हैं ना, एक हमें करना पड़ता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी। ओके जी। अब डायमेंशनल एनालिसिस में एक चीज चाहिए हमें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। अब ये क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी? ये कहता है कि अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है ना, इक्वेशन, तो उसमें LHS और RHS बोथ साइड्स जो क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन आपस में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। किसी भी इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन है, मान लो x इक्वल टू वाई है यार, तो अगर x इक्वल टू वाई इक्वेशन है और x और y कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, तो सिंपल सी कहानी ये है कि डायमेंशन ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS। अच्छा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगी होती है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्पेशली डायमेंशंस लिखने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज करते हैं बेटा। डायमेंशन लिखने के लिए स्पेशली स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है तो इसको मैं रीड कैसे करूंगा? डायमेंशंस ऑफ, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है। अगर मैंने लिखा है कुछ ऐसे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ है और इसको y लिखा हुआ है, तो इसको मैं रीड करूंगा डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ y। डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ y, ऐसे लिख देंगे इसको। ओके, तो एक ये बात हो गई। अब ध्यान से सुनना, अगर कहीं लिखा हुआ है a इक्वल टू b, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ a किसके इक्वल होनी चाहिए? डायमेंशन ऑफ b के इक्वल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर कहीं लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, कई चीजें कराते चले जाएंगे। अगर कहीं लिखा हुआ है a इक्वल टू b प्लस c, यार दो चीजें अगर ऐड हो रही है ना, इफ टू थिंग्स आर बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अगर दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो समझ लो उनकी डायमेंशन आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अगर दो चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो उनकी डायमेंशन आपस में इक्वल होती हैं, उनकी डायमेंशन आपस में इक्वल होती हैं या आपस में इक्वल होनी चाहिए। जैसे a इक्वल टू b प्लस सी है, तो यार डायमेंशन ऑफ b शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c। दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। लेंथ में से लेंथ ही सब्ट्रैक्ट की जा सकती है बेटा, और लेंथ में लेंथ ही ऐड की जा सकती है। 2 kg प्लस 3 kg तो 5 kg हो जाएगा। 2 kg प्लस 2 मीटर कुछ नहीं होता। तो अगर दो चीजें ऐड हो रही हैं तो दैट मीन्स उनकी डायमेंशन आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। अगर ऐड हो रही हैं तो इनकी डायमेंशंस आपस में क्या मानी जाएंगी? इक्वल मानी जाएंगी। तो डायमेंशन ऑफ बी और सी, ऊपर से ए तो फिर है ही है ना, ये दोनों ऐड हो रही हैं इसलिए इक्वल है और ये ए के इक्वल है, तो यहां पे ए की डायमेंशन भी इनके इक्वल ही आ जाएगी। तो डायमेंशन ऑफ ए शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी। ए बी सी तीनों की डायमेंशन आपस में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ओके, अब अगर कहीं पर लिखा हुआ है a इज इक्वल टू बी प्लस सी डिवाइडेड बाय डी। ओके, अब यहां पर b और c तो आपस में ऐड हो गए, b और c तो हुए आपस में ऐड, तो इसलिए b और c की डायमेंशन तो आपस में इक्वल है। बाकियों के बीच में अब कोई गारंटी नहीं रही। हां, इस स्थिति में
डायमेंशन ऑफ बी और डायमेंशन ऑफ सी, ये दोनों तो आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी, तो ये दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, बी और सी। तो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू बेटा डायमेंशन ऑफ सी। ओके जी, अब बी और सी की डायमेंशन आपस में क्या हो गई, इक्वल, लेकिन अब ए और बी और सी में कोई लेना देना नहीं है। ये ओवरऑल जो भी डायमेंशन आएगी वो किसके इक्वल आएगी, ए के इक्वल आएगी। आप एक बी की डायमेंशन पुट करोगे या सी की पुट करोगे, नीचे डी की पुट करोगे, कट कटाकर जो भी आएगा वो ए की डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। ओके जी, तो एक ये चीज है जिसका यूज होगा कुछ न्यूमेरिकल्स में करवाएंगे। न्यूमेरिकल, ज्यादा न्यूमेरिकल खैर लाइव में कराऊंगा, लेकिन फिर भी चलो यहां पे बोर्ड पे भी करा देंगे। अब अगली बार फिर से जो अपनी मेन हेडिंग ऊपर डली हुई है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एप्लीकेशन के लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी चाहिए था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने लिख दिया कि ये कहता है कि डायमेंशंस ऑफ एक्स शुड, एलएचएस शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ आरएचएस। अब बेटा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में 3 एप्लीकेशंस आती है अपने पास। इफ वी स्टार्ट डिस्कसिंग एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो बेटा अपने पास 3 एप्लीकेशंस आती हैं। अगर हम डिस्कस करने लगे तो 3 एप्लीकेशंस आएंगी अपने पास। ओके जी, अब 3 एप्लीकेशंस में से अपने पास जो 3 एप्लीकेशंस आएंगी उनमें से अगर मैं लिखूं एप्लीकेशन और डायमेंशन एनालिसिस, नंबर 1 है टू कन्वर्ट from one system of units to another। वन सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में जाना, या सेकेंड एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन। इक्वेशन की करेक्टनेस चेक की जा सकती है भाई डायमेंशन एनालिसिस से। और तीसरी एप्लीकेशन इसकी है टू ऑब्टेन न्यू फार्मूलाज या रिलेशंस। ठीक है, टू ऑब्टेन न्यू फार्मूलाज या टू ऑब्टेन न्यू रिलेशंस। अब एक एक करके टेकअप करते हैं, इजी है, कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला खेल है, मजाक ही है। एक एक करके इसको टेकअप करते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले हमने देखा टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, कैसे जाएंगे। अब इसके लिए हमें पता है, इतना को तो तुमने पढ़ लिया, फर्स्ट एप्लीकेशन टेकअप कर रहा हूं, ठीक है, कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर वाली। तो हमने पहली टेकअप करनी स्टार्ट कर दी, इसको आपने नोट कर लिया होगा। फर्स्ट टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, सेकंड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, थर्ड टू ऑब्टेन न्यू फार्मूलाज। ओके, हम पहले नोट कर लेना था इसको। फर्स्ट टेकअप करते हैं टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। सिंपल ही है, कुछ नहीं है। टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। ओके, ध्यान देना, प्रिंसिपल होमोजेनिटी में पता ही है। मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है यार, अब हमें पता है कि यूनिट चेंज करने से उसकी क्वांटिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी। पहले सिस्टम में क्वांटिटी वही है, आप 100 मीटर तो अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे वैल्यू तो वही रहेगी। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर बात तो एक ही है ना, तो यूनिट अलग होगी तो क्वांटिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में फर्क पड़ेगा। अब फर्स्ट सिस्टम में मान लो उसकी डायमेंशन ए बी सी थी,
m की डायमेंशन a थी, l की डायमेंशन b थी, t की डायमेंशन c। तो यार नए सिस्टम में जाके भी डायमेंशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो डायमेंशन भी वही रहेगी, वैल्यू भी वही रहेगी। तो मान लो पहले सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी n1 और वो जो क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन है m l t की पावर a b c, लेकिन पहला सिस्टम है तो इसलिए m1 l1 t1 लगेगा। ये किसके इक्वल होगा? n2, साथ में क्या लग जाएगा? m2 l2 t2। अब ध्यान से सुनना, डायमेंशंस में थोड़ी फर्क पड़ेगा यार। फोर्स तो फोर्स है, चाहे उसकी यूनिट जिस मर्जी सिस्टम में एक्सप्रेस करो, तो डायमेंशन में फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी वैल्यूज में जरूर फर्क पड़ेगा और न्यूमेरिकल वैल्यू में भी फर्क पड़ेगा। ओके, अब यहां से मान लो मैंने जिस सिस्टम में जाना है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ढूंढनी है, तो n2 इक्वल टू क्या लिख दूंगा? n1, ये इधर आ जाएगा m1 बाय m2 की पावर a, ये हो जाएगा l1 बाय l2 की पावर b, t1 बाय t2 की पावर c। चेक कर लो जी, कुछ नहीं किया, n2 इधर रखा, ये n1 था ही, ये m2 जब इसके नीचे आएगा तो m1 m2 दोनों की पावर a है, इकट्ठे करके लिख दी, l1 के नीचे l2 दोनों की पावर b है, इकट्ठे करके लिख दी, t1 के नीचे t2 है, दोनों की पावर इकट्ठे करके लिख दी। ओके, ये फार्मूला याद रख लो। दो एग्जांपल कराता हूं, बस हो जाएगा। जैसे मैंने कन्वर्ट करना है, एग्जांपल दे दिया मैंने कि यार एक्सप्रेस 1 न्यूटन इन CGS यूनिट्स। 1 न्यूटन SI यूनिट है, MKS वाली SI यूनिट है, SI MKS ही होती है। तो 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है हमने? CGS में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाले में कन्वर्ट करना है। तो बेटा देख, जो तुझे गिवन सिस्टम है, गिवन जो अवेलेबल है, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। और जो नया सिस्टम है जिसमें जाना है हमें, उसमें हमने न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। न्यूटन की बात चल रही है तो मतलब फोर्स की बात चल रही है। अब ऐसा करने के लिए फोर्स की डायमेंशन याद आनी चाहिए। अच्छा, फोर्स की डायमेंशन नहीं याद आई तो क्वेश्चन करने का फायदा ही नहीं, वहीं रुक जाएगा, स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं फिर तो तभी मैंने बोला था डायमेंशन याद होनी चाहिए। अगर डायमेंशन याद होंगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो जिस बच्चे को फोर्स की डायमेंशन याद है वो ये क्वेश्चन कर पाएगा, नहीं तो वो अगला तो रुका हुआ है। तो फोर्स की डायमेंशन होती है m l t माइनस 2, यानी m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, t की पावर माइनस 2 है। यानी a की पावर अपनी स्थिति में 1 है, b की पावर भी 1 है और c की पावर माइनस 2 है। ओके, अब ध्यान से सुनना, 1 जो सिस्टम है, जो अवेलेबल सिस्टम है, वो MKS है। MKS से CGS में जाना है। यानी जो 1 वाला है ना, 1 1 1, ये MKS में, और ये 2 ये CGS वाली है। न्यूमेरिकल वैल्यू इन न्यू सिस्टम मुझे फाइंड करनी है। तो मैंने जो नए सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है वो लिख ली, यहां पर फॉर्मूला ये यूज कर रहा हूं। n1 की जगह 1 न्यूटन दिया हुआ है तो फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आ गई। ध्यान से सुनना, अब यहां पर ऊपर पहला वाला सिस्टम MKS है ना, तो मास 1 kg होगा, और जिसमें जाना है न्यू सिस्टम में वो 1 ग्राम है। पावर A कितना है? 1 है। ओके, अगला आ गया L1 बाय L2। जो MKS सिस्टम है पहले वाला, जहां से हम CGS में जा रहे हैं, वो मीटर है, और जिसमें जा रहे हैं वो सेंटीमीटर है। पावर है इसकी 1। अगला T1 सेकेंड्स में है, और जिसमें जाना है वो भी सेकंड में है, पावर इसकी -2। यहां से पता लगा कि जो N2 है ये तो 1 है, ये चल 1 ही रहेगा।
ये 1 kg है यार, ये ग्राम है। अब kg ग्राम को सेम यूनिट करना पड़ेगा तभी कैंसिल होंगे। तो 1 kg को मैंने लिख दिया 100 ग्राम, ये 1 ग्राम था ही, पावर 1 है। 1 मीटर को सेम यूनिट करने के लिए 100 सेंटीमीटर लिख दिया, ये 1 सेंटीमीटर था ही, पावर 1 है। ये तो सेकंड पहले कट गए, -2 है। ये बन गया ग्राम कट गए, 1 kg मतलब 1000 ग्राम यार, 1 kg में 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम कट गए। यहां 1000 आया, यहां पे बेटा क्या आ गया 100, पावर तो 1 ही चल रही है। ये 1 की पावर जो मर्जी कर दो, -2 कर दो, -20 कर दो, -200 कर दो, क्या फर्क पड़ता है उसको, वो तो 1 ही रहेगा। ओके, आंसर आ गया 10 की पावर 5, यानी N2 कितना आ गया 10 की पावर 5। मतलब क्या निकला, 1 न्यूटन को, क्योंकि वहां न्यूमेरिकल वैल्यू 1 थी, जब सीजीएस सिस्टम में लेके जाओगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 10 जैसे 1 मीटर को सीजीएस सिस्टम में लेके जाते तो 100 आ जाता ना, 10 की पावर 2, 100 सेंटीमीटर। तो यहां से 1 न्यूटन फोर्स की यूनिट है को सीजीएस सिस्टम में लेके जाओगे तो वैल्यू आएगी 10⁵। अच्छा, सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है डायन, 9th क्लास में पढ़ी होगी, DYNE, डायन। तो ये जो नई यूनिट है डायन है, तो हम कह सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ यूनिट्स ऑफ सीजीएस सिस्टम। या मैं कह सकता हूं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन्स। तो ऐसे यार कन्वर्ट किया जा सकता है। एक एग्जांपल और, जैसे यहां पे 1 न्यूटन बोला था ना, अब बोला कन्वर्ट 1 जाउल, जाउल वर्क की या एनर्जी की क्या होती है, यूनिट होती है। तो अब बोला कन्वर्ट 1 जाउल इनटू सीजीएस सिस्टम। तो एक्सप्रेस 1 न्यूटन की बजाय हमने क्या बोल दिया 1 जाउल बोल दिया। एक्सप्रेस 1 जाउल इन सीजीएस सिस्टम। ओके, एक्सप्रेस 1 जाउल इन सीजीएस सिस्टम। ओके यार, जाउल तो ऐसे ही यूनिट है, यानी एमकेएस सिस्टम है, सीजीएस में हमने जाना है। तो 1 जाउल इन सीजीएस सिस्टम, पहली बात वर्क है, वर्क का डायमेंशन फार्मूला mL2T-2। फिर वही बात यार, आपने देख लिया होगा, जब तक वर्क का डायमेंशन फार्मूला नहीं पता तब तक आगे करने का कोई फायदा ही नहीं है। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। तो क्या है इसका डायमेंशनल फार्मूला, mL2T-2। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हो गया mL2T-2। ओके, पहले वाले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि 1 जाउल है ना। नए सिस्टम में क्या है, फाइंड करनी है, फार्मूला मैंने वही लगाया, N2 इक्वल टू N1 इंटू M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B और T1/T2 की पावर C। ओके जी, T1 डिवाइडेड बाय T2 की पावर C हो गया। ओके, अब ध्यान से सुनना, N2 इक्वल टू N1 तो 1 है, पुराना सिस्टम MKS 1 kg, जिसमें जाना है वो ग्राम है, और A कितना है, A की वैल्यू 1 है ना, A 1 है, मास की पावर 1 है। फिर वही बात 1 मीटर, ये 1 सेंटीमीटर, B की पावर 2 है, और ये T1 यानी 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड पावर C यानी -2 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अगली बात N2 इज इक्वल टू, फिर वही बात, ये 1 तो छोड़ दो, 1000 के नीचे 1 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 100 सेंटीमीटर के नीचे 1 सेंटीमीटर, पावर 2, 1 सेकेंड के नीचे 1 सेकेंड, पावर -2। ये बन गया ग्राम कट गया, 10 की पावर 3, सेंटीमीटर कट गया, लेकिन ऊपर पावर भी है
10 की पावर 4 आएगा, 4, ये तो 1 ही होगा, 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही आएगा। तो N2 बच्चे कितना आ गया, 10⁻7 आ गया। यानी जब जॉल को सीजीएस में कन्वर्ट करोगे ना तो 10⁻, क्या आ जाना है, 7 आ जाना है, 10⁻7 आएगा। कहने का मतलब 1 जॉल इज इक्वल टू 10⁻7 सीजीएस यूनिट्स। अच्छा, सीजीएस यूनिट जो होती है वर्क की, दैट इज अर्ग। तो यानी वे एक जॉल में कितने अर्ग होते हैं, अर्ग, ERG। बेटा जैसे फोर्स की SI यूनिट न्यूटन है, वैसे इसकी SI यूनिट क्या रहेगी, अर्ग, ERG। तो 1 जॉल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो ये था हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। अगली बात है हाउ टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन। तो अगली बात भी कर ही लो, हाउ टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन। ओके बेटा, तो सेकंड अपने पास क्या आ गया, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये भी सिंपल ही है, कुछ नहीं है। अगली बात, हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन। यार करेक्टनेस चेक करने के लिए सिंपल, हमने वही देखना है LHS और RHS की डायमेंशन सेम है कि नहीं। LHS और RHS की डायमेंशन अगर सेम हो गई तो मान लेंगे इक्वेशन ठीक है। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट है, मान लो कोई इक्वेशन लिखी हुई है x इक्वल टू वाई टाइप, मान लो, ओके, या x इक्वल टू, एक मिनट ऐसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू AB²/c। ओके, ये इक्वेशन लिखी है कोई, मुझे को कहते हैं यार चेक करना है सही है कि गलत है। तो मैं क्या करूंगा, पहले LHS चेक करूंगा, LHS में x की डायमेंशन पुट करूंगा जो भी गिवन होगा, फिर A, B और C की डायमेंशन पुट करूंगा। अगर LHS और RHS की डायमेंशन आ गई इक्वल, अगर LHS RHS की डायमेंशन सेम आ गई तो बेटा हम मान लेंगे इक्वेशन इज करेक्ट। लेकिन यहां एक पॉइंट है कि कई बार डायमेंशन इक्वल आ जाती है पर जरूरी नहीं होता कि इक्वेशन करेक्ट हो। जैसे अब इस इक्वेशन के साथ अगर मैं कोई कांस्टेंट लगा दूं ना, हाफ लगा दूं, हाफ, तो जो हाफ है अगर मैं नहीं लगाऊंगा ना तो भी डायमेंशन इक्वल आएंगी, और अगर मैं हाफ यूज कर दूंगा तो भी डायमेंशन इक्वल आएंगी। लेकिन करेक्ट इक्वेशन मान लो हाफ लगाने पे आनी थी। तो बेटा कभी कभी कांस्टेंट जो है ना, कांस्टेंट वो लगाओ चाहे ना लगाओ, डायमेंशन आपकी इक्वल आ ही जाएंगी। लेकिन इक्वेशन तो गलत होगी ना। मान लो एक्चुअल इक्वेशन में हाफ नहीं था, मैंने इसमें हाफ लगा दिया, तो आप तो इक्वेशन की जब डायमेंशन चेक करोगे वो तो दोनों केस में इक्वल कह रहा है, जबकि अगर हाफ नहीं है वो इक्वेशन सही है और हाफ वाली इक्वेशन क्या है, गलत है, लेकिन दोनों केस में डायमेंशन सेम आएंगी। तो एक पॉइंट है याद रखना, अगर डायमेंशन ऑफ LHS और डायमेंशन ऑफ RHS इक्वल आ जाए, अगर डायमेंशन ऑफ LHS और डायमेंशन ऑफ RHS इक्वल आ जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कभी कि इक्वेशन इज करेक्ट, हम कह देंगे इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हम ये नहीं कहेंगे इक्वेशन इज करेक्ट, हम कह देंगे इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो आपको भी इंस्ट्रक्शंस है, जब भी हम ये कर रहे होंगे LHS और RHS की डायमेंशन चेक करके अगर वो आ जाती है ना इक्वल, तो हम कहेंगे इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अच्छा, इक्वल नहीं आती तो पक्का है ना गलत है। अगर इक्वेशन इक्वल नहीं आई तो गारंटी है कि वो गलत हो गई। लेकिन अगर डायमेंशन LHS और RHS की इक्वल आ गई
तो गारंटी नहीं है कि ये सही है इक्वेशन। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट जरूर कहा जा सकता है। तो ध्यान से सुनना, हमने एक एग्जांपल लिया, वैसे ही ले लिया, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ओके, ये एक्चुअली आगे पढ़ोगे पेंडुलम होता है एक, और पेंडुलम का क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड होता है। ठीक है, एक पेंडुलम होता है और पेंडुलम का कुछ क्या होता है बच्चे, टाइम पीरियड होता है। अब पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू 2 पाई रूट एल डिवाइडेड बाय जी। अब इसमें t बच्चे टाइम है, l यहां पर लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, g यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब अगर इसको मुझे चेक करना है कि इक्वेशन सही है कि गलत है, तो मुझे इसकी डायमेंशन चेक करनी पड़ेगी। डायमेंशन चेक करने के लिए मुझे हर एक चीज की डायमेंशन आनी चाहिए। चलो t है, t तो टाइम है, इसकी डायमेंशन तो t की पावर 1 आ गई, l तो लेंथ ही है, l की पावर 1 आ गई, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब बेटा एक्सेलरेशन ही होता है। अब तक हमें एक्सेलरेशन या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन तो याद हो ही गई होगी, l t माइनस 2 m0 l t माइनस 2 होती है। ओके, अब हमने ऐसी स्थिति में करना क्या है बेटा, पहले लेनी है LHS। LHS में मैंने लिखा डायमेंशन ऑफ LHS यानी डायमेंशन ऑफ t, जो कि क्या है m0 l0 t है ना, डायमेंशन ऑफ LHS तो क्या है, फिर t ही है। फिर हमने क्या ली RHS। RHS में लिखा मैंने डायमेंशन ऑफ RHS यानी डायमेंशन ऑफ 2 पाई रूट एल बाई जी। अब बेटा 2 पाई तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है बेटा, इनकी डायमेंशन नहीं होती, 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं है। तो मैंने देखा कि जो RHS वाली साइड है, अगर मैं उसकी डायमेंशन चेक कर रहा हूं तो 2 पाई की डायमेंशन तो होती नहीं है कोई, बचा कौन, रूट, लेंथ की l आ गई और g की l t माइनस 2 आ गई। ये देखो लिखी मैंने l t माइनस 2। अब यहां से l से l कैंसिल हो गया, ये t ऊपर जाके t स्क्वायर हो गया, बाहर जाके t आ गया, मतलब LHS और RHS की डायमेंशन आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई, है ना। LHS और RHS की डायमेंशन आपस में क्या आ गई, इक्वल। अब आपस में इक्वल आने से मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये नहीं लिखना कि इक्वेशन इज करेक्ट, वी विल राइट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो सिंपल सी कहानी है, असाइनमेंट आपको मिलेगी, उसमें से बढ़िया से सॉल्व करते रहना। ओके, अगली बात, एक एग्जांपल और ले लो, वैसे ले लो। मैंने बोला चेक करना कि F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, सही है कि नहीं है। आप कहोगे सर ये क्या अजीब सा लिख दिया, अब अजीब अजीब तो आएंगे ही। F इज इक्वल टू 6 इंटू पाई इंटू ईटा आर वी नाम का एक फार्मूला आपको दे रखा है। ओके, सब कुछ वो बता रहा है। वो कह रहा है F क्या है जी, यहां पर फोर्स है, ईटा क्या है जी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर यहां पर रेडियस है, वी यहां पर वेलोसिटी है, आर रेडियस और वी वेलोसिटी। कह रहे चेक करो इक्वेशन सही है कि नहीं। कर लेंगे, लेकिन करेंगे तब जब हमें सबकी डायमेंशन पता होगी। अब फोर्स की डायमेंशन पता होनी चाहिए, m LT माइनस 2, ईटा यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बेटा इसकी डायमेंशन मैंने लिखवाई थी, बोला था याद करो, अगर याद होगी तभी आगे बढ़ पाएंगे। m l माइनस 1 t माइनस 1, इट विल बी m l माइनस 1 t माइनस 1।
रेडियस यानी आर, रेडियस तो लेंथ ही होता है ना, इसकी डायमेंशन क्या होती है एल, और वेलोसिटी एल टी माइनस वन। अगर डायमेंशन पता है तो पुट करोगे, अपने आप ही होता रहेगा, नहीं पता तो कोई फायदा नहीं है, फिर आराम से घर पे बैठो। अब हमने यहां पे क्या लिया, पहले LHS बेटा, LHS में तो फोर्स ही है, फोर्स की डायमेंशन MLT माइनस 2 होती है। ओके, वो तो फोर्स ही है। फिर हमने क्या रखा, RHS, RHS में 6 है, पाई है, ईटा है, R है, V है। 6 पाई तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ईटा की क्या है, ML माइनस 1 M इंटू L माइनस 1 इंटू T माइनस 1। ओके, R यानी L की पावर 1 है, V यानी L T माइनस 1। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो M तो M ही है, और कहीं तो M है नहीं। देखो ये L की पावर 1 है, ये L की पावर 1 है, और ये L की पावर क्या है, माइनस 1 है। जब सॉल्व करते हो तो ये -1 और 1 वाली कैंसिल बच गई, एक बच रही है M, और T की पावर -1, T की पावर -1 2। चेक कर लेना भाई, चेक कर लो इसको, सॉल्व होके क्या आएगा, MLT माइनस 2, MLT माइनस 2। ओके, अब चेक करो LHS, LHS की डायमेंशन क्या है, MLT माइनस 2। फिर देखो RHS, RHS की डायमेंशन भी क्या आ गई, MLT माइनस 2। RHS की भी डायमेंशन क्या आ गई, MLT माइनस 2। LHS RHS की डायमेंशन सेम आ गई, तो क्या बोलेंगे, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो बेटा डायमेंशंस वाला जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट तो मैंने बोला, लेकिन ये थोड़ी बोला वेरी डिफिकल्ट है, वेरी इजी भी है यार। जितनी ज्यादा चीजें इजी होती हैं उतना ही उनके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं बेटा। तो ये वेरी इजी भी है, तो इजी सा काम है, को बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन करो जरूर, ठीक है। न्यूमेरिकल्स वगैरह इस पे बेस्ड करो। अगली बात इसमें हम जा रहे हैं, दैट इज हाउ टू डिराइव न्यू फार्मूलाज। तो अगली बात है हाउ टू डिराइव न्यू फार्मूलाज, वो भी हम निपटा ही देते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो बेटा अपनी क्या बात चल रही है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, है ना। करेक्टनेस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगली बात पे चलते हैं। तो हाउ टू चेक द करेक्टनेस में हम कर रहे थे, एक तो हमने t इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाय जी, इसको चेक करके देखा। एक और देखो वैसी, अगला एग्जांपल कि मान लो अपने पास एक दे रखा है h इज इक्वल टू 2s कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r इंटू रो इंटू जी। अच्छा, यहां पर वो गिवन कर रहा है h इज हाइट, s इज सरफेस टेंशन, h क्या है जी, हाइट, s इज इट्स सरफेस टेंशन, कॉस थीटा तो चलो डायमेंशनलेस है, r बेटा जी होगा इसका रेडियस, ये क्वेश्चन में गिवन है, रो हो गई डेंसिटी, और g क्या है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, चेक करना है कि इक्वेशन सही है कि नहीं। अच्छा, पूरी तरह से सही है कि नहीं हम बता भी नहीं सकते हैं, ज्यादा बात है हम क्या बता देंगे कि इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ज्यादा बात है हम क्या बता देंगे, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, डायमेंशनल एनालिसिस वाला टॉपिक तभी चलेगा अगर हमें डायमेंशंस पता होंगी या डायमेंशन याद होगी, जो बेसिक डायमेंशन तो याद होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में बोल दिया कि यार LHS RHS
कि डायमेंशन इक्वल करनी है, लेकिन उसके लिए बेटा ये सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन पता होंगी तभी बात बनेगी ना। तो देखो तुम्हें याद है कि नहीं, अगर तो तुम्हें याद आ रही है सबकी डायमेंशन तो मतलब तुम्हारा क्वेश्चन होगा। अगर डायमेंशन ही नहीं याद आ रही तो क्वेश्चन कहां से होगा, नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसको देखूं, सबसे पहले h, अब हाइट यानी लेंथ, उसकी डायमेंशन तो चलो पता होती है l। सरफेस टेंशन अब आपको याद करनी पड़ेगी, इसकी डायमेंशन थी mt-2, इट्स डायमेंशन वाज mt-2। फिर आ गया रेडियस, रेडियस की l यूज हो जाएगी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कि कई बार यूज कर लिया आपने lt-2। अब बच गई डेंसिटी, जो अपनी लिस्ट बनी है ना लंबी 18-20 जिसमें डायमेंशंस आ रही होंगी, उसमें डेंसिटी नहीं अभी तक लिखवाई मैंने, भूल गए, अब याद आ गया। तो डेंसिटी उसमें ऐड कर लो, ये अपनी लिस्ट में ऐड कर लो जी। डेंसिटी होती है बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसके हिसाब से मास की यूनिट m, वॉल्यूम की L3, तो डेंसिटी की हो जाएगी ml-3। ओके, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर बच्चे इनकी डायमेंशंस हमें आती हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर ये डायमेंशंस हमें क्लियर है तो कुछ भी नहीं है। LHS और RHS को इक्वेट कर देना है, पता लग जाएगा इक्वेशन डायमेंशनली सही है कि नहीं। अच्छा, पूरी तरह से सही है कि नहीं हम वैसे भी बता नहीं सकते हैं। ओके, ये इसकी लिमिटेशन है। तो चेक करते हैं फिर। एक हमने किया लिया LHS, अगर बेटा इसमें मैं LHS लिखता हूं, LHS वाली साइड, तो LHS में तो अपने पास सिर्फ क्या है, H ही है ना। तो इसकी डायमेंशन तो क्या आ गई, M0L1T0, H है, L ही है, L की पावर 1 आ गई, बाकी की पावर क्या है 0। अब RHS चेक करते हैं। हमने लिया RHS, तो हमने बोला डायमेंशंस ऑफ RHS, यानी डायमेंशन ऑफ RHS में है क्या अपने पास 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय r इंटू रो इंटू जी, 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय r इंटू रो इंटू जी। ओके, अब इसमें देखो 2 कांस्टेंट है, उसकी थोड़ी डायमेंशन होती है। cos थीटा भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है बेटा, थीटा भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं थी। ऊपर से cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा हो जाए, वो भी क्या है आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं। तो cos थीटा भी एक तरह से डायमेंशनलेस, डायमेंशन ही cos थीटा की कोई डायमेंशन नहीं, बच गई s। s क्या थी बेटा, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की क्या है m t-2, r यानी लेंथ, डेंसिटी यानी चेक कर लो ml-3, ml-3, g यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L-T-2। अब इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो जरा। m से m कैंसिल हो गया, t-2 भी क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। नीचे देखो l की पावर 2 पॉजिटिव आ रही है, एक l 2 l, l की पावर 2 हो गई, लेकिन l की पावर -3 भी है। अब चेक कर सकते हो नीचे l की पावर -1 बच रही है। ओके, इसको सॉल्व करके साइड पे अपना देख लो, l की पावर -1 बच रही है जो कि l हो गई। तो हम देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ RHS भी क्या आ गई m0, l की पावर 1 आई है बस, t की पावर क्या है 0। यहां से क्या पता लगा, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। ओके, अब हमने इतना तो बोल दिया, अगर LHS और RHS की डायमेंशन आपस में इक्वल हो जाएं, LHS और RHS की डायमेंशंस अगर आपस में इक्वल हो जाएं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इक्वेशन करेक्ट ही है। हाँ, इतना जरूर लिख सकते हैं कि इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इसमें भी हम यही कहेंगे इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इससे ज्यादा बात हम
नहीं कर सकते हैं। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। बेटा ऐसे करते हैं करेक्टनेस चेक करने वाला जो होता है। एक और देख लो जल्दी से, ये आ गया लेकिन मैं तुम्हें यहां पर ये करवा कर ये शो करना चाह रहा हूं कि यार डायमेंशन याद नहीं है तो क्वेश्चन कहां से होगा। अब ये जो क्वेश्चन है h इक्वल टू 2s cos थीटा बाय r रो जी, मैंने तुम्हें कहा इसको चेक करो सही है कि नहीं। तुम्हें तो पता है कि एक LHS लेते हैं एक RHS लेते हैं, LHS RHS की डायमेंशन इक्वल हो जाएगी तो सही हो जाएगा। मगर भाई करोगे तो तभी जब तुम्हें S की, रो की, हर एक चीज की डायमेंशन पता होंगी। तो मैं एक दो क्वेश्चन करा के बस ये समझाना चाह रहा हूं कि बिना डायमेंशंस के आपका क्वेश्चन खड़ा रहेगा, बस टॉर नाल खड़ा, तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, पर टॉर नाल खड़ा। आप क्वेश्चन ट्राई करते रहोगे, क्वेश्चन कहता रहेगा टॉर नाल खड़ा मेहता, टॉर नाल खड़ा, तो आगे नहीं बढ़ेगा वो। डायमेंशन याद चाहिए। एक क्वेश्चन और देखो, मुझे किसी ने बोला कि विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल टू 8 पाई ईटा आर वी। क्या है? F इज इक्वल टू 8 इंटू पाई इंटू ईटा आर वी। वो कहता है चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। हमने कहा चलो देखते हैं। अब इसमें उसने वैसे बोल दिया F क्या है, इट इज फोर्स, ईटा ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके। आर क्या है, ये रेडियस है, बॉल का रेडियस, वो विस्कस फोर्स बॉल वगैरह पे होता है। और वी क्या है उसकी वेलोसिटी, वी उसकी क्या हो गई भाई, वेलोसिटी हो गई। अब कहता है करेक्टनेस चेक करो, तो करेक्टनेस चेक करने के लिए LHS RHS दोनों की डायमेंशन सेम करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें सबकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। LHS में फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन MLT-2, फिर आ गया 8 पाई, इसकी तो कोई होती नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा। ईटा की डायमेंशन याद करो, मैंने लिखवाई थी ML-1 T-1। फिर आ गया रेडियस, रेडियस की तो L हो जाएगी, फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी की तो LT-1 हो जाएगी। ओके जी। अब अगर आप इसकी डायमेंशन मौके पर नहीं लिख रहे हो, नहीं आ पा रही तुम्हें, तो क्वेश्चन तो ये भी फिर वही बात टॉर्नल खड़े वाली बात है ना, तो ये क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा, ये वहीं का वहीं रहेगा। सो जी अगर मैं इसको चेक करता हूं तो पहले LHS लिखूंगा, LHS की डायमेंशंस फोर्स, फोर्स वाली हो जाएगी, वो तो आ जाएगा MLT-2। फिर RHS लिख देंगे, RHS की डायमेंशन 8 पाई की तो होती नहीं है, ईटा आर वी है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ईटा यानी ML-1 T-1, R यानी L, V यानी LT-1। चेक करो, M L, एक L पॉजिटिव एक L नेगेटिव कट गया, तो बचा क्या, M तो बच ही रहा था, एक L कैंसिल हो गया, एक अभी भी बच रहा है, देखो प्लस वाला, T-1 -2 हो जाएगा। चेक करो, RHS की डायमेंशन आ गई MLT-2, MLT-2। LHS की डायमेंशन आई थी MLT-2, RHS की डायमेंशन भी क्या है MLT-2। क्या पता लगा, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, और उससे क्या लिखोगे, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि करेक्ट होने की कोई गारंटी नहीं है। अगर डायमेंशन इक्वल नहीं आती हैं तो इक्वेशन सही नहीं है, गलत है, गारंटी है। इक्वेशन सही नहीं है वो बिल्कुल गलत है, उस बात की गारंटी है। मगर अगर वो इक्वल आ गई तो सही होने की कोई गारंटी नहीं है। तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके जी, इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि ये इक्वेशन एक्चुअली इट इज रॉन्ग, एक्चुअली रॉन्ग इक्वेशन है। यहां पे आगे जाके पढ़ोगे 8 पाई नहीं 6 पाई होता है, असली इक्वेशन 6 पाई ईटा आर वी है, लेकिन डायमेंशनली तो करेक्ट आ रही है ना, तो हमें तो डायमेंशनली पूछा था, तो डायमेंशनली इट इज करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं इसकी थर्ड एप्लीकेशन पर। क्या है जी थर्ड एप्लीकेशन,
टू डिराइव न्यू फार्मूलाज, हमने लिखा था ना, 3 एप्लीकेशन लिखी थी, उसमें से तीसरी वाली थी अपने पास, टू डिराइव न्यू फार्मूलाज। देखो बेटा 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें बेस्ड, उस पे आ जाएगा, बाकी फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स वगैरह ट्राई करते रहना। ओके, असाइनमेंट आपको भेज देंगे, न्यूमेरिकल्स ट्राई करना। तो अगली बात आ गई, टू ऑब्टेन न्यू रिलेशंस, ओके, या टू डिराइव न्यू फार्मूलाज। अब आपको क्वेश्चन में जो भी आपने फार्मूला ड्राइव करना है ना बच्चे, उसके बारे में कुछ ना कुछ कहानी देगा, कोई ना कोई कहानी क्वेश्चन में वो गिवन होगी। जैसे मैं आपको दे रहा हूं कि मैंने बोला कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, बोल के लिखवा रहा हूं, सारी बोल के लिख रहा, बोर्ड में मैथमेटिकल पार्ट लिख दूंगा इसका। तो हमने बोला कि यार टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, एक कोई सिंपल पेंडुलम होता है, ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ऐसे करके झूलता है ये, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होती है, इसको इसकी बॉब कहते हैं, इसका कुछ ना कुछ मास होता है, और ये जो झूल रहा है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी के कारण झूलता है। तो यहाँ पे जी का भी कंसेप्ट आता है। तो कहता है कि जो टाइम पीरियड है ना इसका, टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा। तो कहता है टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, बोल रखा है क्वेश्चन में, डिपेंड्स ऑन इट्स मास यानी m, लेंथ ऑफ द पेंडुलम यानी कि L, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि G, वो दे रखा अगले ने कि जी टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, मास पे, लेंथ पे, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। कहते हैं इसका फार्मूला ड्राइव करो या इसकी पीरियड की। अब देखो आपको स्टेप बताते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को देख लेना है, पूरी लैंग्वेज पढ़ लेना है, और लैंग्वेज पढ़ के देखना है किसका फार्मूला ड्राइव करना है और वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव करना है और डिपेंड किस किस पे कर रहा है, मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कर रहा है। ओके, देख लिया मान लो। उसके बाद जो आपका फर्स्ट स्टेप है ना क्वेश्चन पढ़ने के बाद, सबसे पहले लिखोगे कि क्वेश्चन के हिसाब से यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टाइम पीरियड है वो किसके प्रोपोर्शनल दे रखा है, मास के, और किसके प्रोपोर्शनल दे रखा है, लेंथ के, और किसके प्रोपोर्शनल दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। लेकिन कैसे प्रोपोर्शनल दिया है ये नहीं पता हमें, मतलब पावर क्या इसकी यूज करनी है ये हमें नहीं पता है कि मास नीचे आएगा, ऊपर आएगा, रूट में आएगा, कहां आएगा, ये इसका कोई अभी आइडिया हमें नहीं है। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हमें नहीं पता कैसे, तो हम इसकी पावर लगा देंगे। सबसे पहला स्टेप ये चेक कर लो कि किस किस पे डिपेंड करता है, वो लिख लो और फिर इनकी पावर लगा दो। पावर क्या होगी, ए बी सी, ये पहला स्टेप है। ओके जी, इसके बाद इसको कंबाइन कर दो, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c, कंबाइन कर दिया। इसके बाद ये हो जाएगा कंबाइन मान लो। अब कंबाइन होने के बाद प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे और कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है, तो हमने यहां पे लिखा रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स साइन। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाते ही कोई कांस्टेंट आ गया बच्चे, ये बन गया k, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। ओके जी, यहां पे k को मैं लिख दूंगा, इट इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। k क्या है जी आपका, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ओके, तो k आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो गया। अगली बात, अब क्या करेंगे, बोथ साइड जिसकी जो जो डायमेंशन है पुट कर देंगे। स्टेप याद रखना, सबसे पहले तो ये बनाओ, कंबाइन कर दो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दो, लेकिन उसके बारे में लिख दो कि इट इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, के की कोई डायमेंशन नहीं लेनी हमने,
इसके बाद बेटा LHS RHS बोथ साइड जो भी क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन पुट कर दो। इस क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, टी यानी टाइम पीरियड है उसकी डायमेंशन पता लगी जाएगी, मास की पता लगी जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी पता लग जाएगी, लेंथ की भी क्लियर ही है। ओके, तो साइड पे लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैंने लिखी इसकी डायमेंशन है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, अकेला t तो है, इक्वल टू k डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं लेनी, मास यानी m इसकी पावर क्या है a, लेंथ यानी इसकी डायमेंशन लेंथ की l थी बेटा, इसकी पावर b हो गई, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी LT माइनस 2 की पावर c हो गई। ये अगला स्टेप ऐसे लिख लो, ठीक है जी। अब क्या करो, थोड़ा कंबाइन करो जो होती हैं। अब यहां तो m 0 ही है, l भी 0 ही है, t की पावर 1 ही है, m एक ही बार है, l की पावर यहां से आ रही है b, यहां से आ रही है c, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, आपको पता है। तो वो l की पावर b था, उधर l की पावर c थी, ओवरऑल बन गई l की पावर b प्लस c। ओके, बहुत बढ़िया, बच गया t, t की पावर माइनस 2c। स्टेप चेक करो, स्टेप पहला स्टेप कंबाइन करो, k इंट्रोड्यूस करो, डायमेंशन भर दो, डायमेंशन इकट्ठी कर दो। अब इसके बाद लगेगा जी आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी। आगे लिखेंगे कि नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी के हिसाब से क्या लिख सकते हो, LHS और RHS की डायमेंशन सेम होती है ना, बताया था। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। तो बेटा यहाँ पे m की पावर कितनी है 0, तो इधर m की पावर कितनी है a, लेकिन डायमेंशन तो इक्वल होनी चाहिए ना, इधर 0 है इधर a है, तो यहां से मैं लिखूंगा कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब a क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब l की पावर्स भी इक्वल होनी चाहिए, यानी b प्लस c भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और t की पावर भी क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, यानी -2c इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहां से c इक्वल टू क्या आ गया -1/2 आ गया। तो दो चीजें तो निकल गई, ए बी सी टारगेट पे थी, ए निकल गया, ठीक है, सी भी आ गया -1/2। अब बच गया बी, तो बी भी तो निकला ही पड़ा है, बीच वाली जो इक्वेशन है वहां से निकला पड़ा ही है। क्या करोगे इसको, बी रह गया था, b इज इक्वल टू बेटा चेक कर लो -c, यहां से b इज इक्वल टू -c, यानी माइनस ऑफ -1/2, यानी कि b किसके इक्वल आ गया +1/2। ठीक है, b किसके इक्वल आ गया भाई +1/2। तो a 0, b 1/2, c की पावर -1/2। ओके, तो पहला स्टेप, उसके बाद k इंट्रोड्यूस कर दिया, डायमेंशन भर दी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दिया। ओके जी, अब लास्ट स्टेप रह गया, ए बी सी मिल ही गया। अपना फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है ना बच्चे, ये है अपनी एक्सप्रेशन, एक्चुअल अपनी एक्सप्रेशन तो ये है। अब यहां से बस ए बी सी की वैल्यू भर दो, आ गया आंसर। तो अपनी जो एक्सप्रेशन बनेगी, इस एक्सप्रेशन में जो ओवरऑल फार्मूला जो हम डिराइव करने जा रहे थे बेटा, बनेगा t इक्वल टू m की पावर 0, क्योंकि a कितना है 0, k तो आएगा ही आएगा, m की पावर 0 आ गई, l की पावर b है, और b कितना है 1/2, तो l की पावर b थी जो कि 1/2 हो गई, m की पावर तो 0 ही थी। अब g की पावर c थी, c कितना आ गया -1/2, तो g की जगह क्या भर दिया
-1/2। ओके, किसी भी चीज की पावर 0 हो जाए तो मतलब वो 1 हो जाता है। अब उसने तो क्वेश्चन में बोला था मास पे डिपेंड करता है, लेकिन हमने कैलकुलेट कर लिया कि मास पे डिपेंड ही नहीं करता, फालतू में दे रखा था। m की पावर 0 1 हो गया, इसको √L लिख सकता हूं, ये -2 है, नीचे जाके +½ हो जाएगी, इसको भी √G लिख सकता हूं, मतलब T = K √L/G। ये आ गई अपनी फाइनल एक्सप्रेशन। अब इससे ज्यादा हम नहीं फाइंड कर सकते। T = K √L/G, इससे आगे हम नहीं फाइंड कर सकते, मतलब हम K की वैल्यू नहीं ढूंढ सकते। ये डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन है बेटा, आगे जाके पढ़ोगे कि ये डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन है कि वी कैन नॉट ऑब्टेन K, हम K की वैल्यू को ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये एक तरह से इसकी क्या है, लिमिटेशन है। वैसे ये फार्मूला जब हम करेक्टनेस चेक कर रहे थे ना, उस वक्त पूरा यूज हो चुका है कि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, 2π √L/G होता है। ओके जी, तो ये पूरा हो चुका है, 2π √L/G हम कर चुके हैं। लेकिन हम डायमेंशन एनालिसिस से 2π कहां से आया ये नहीं फाइंड कर सकते। 2π किसी और तरीके से आएगा, जब आएगा तब हम देखेंगे, सिलेबस में है, करते रहेंगे। तो ऐसे करते हैं भाई इन क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, अगर आना हुआ हो तो ये 2 ही क्वेश्चंस में आ जाएगा। ओके जी, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि उसमें वो बोल रहा है, आप लिख लेना, मैं बोर्ड पे बस उसके बारे में बता दूंगा, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दूंगा। वो कहता है दी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स acting on an object moving in circular path depends on mass of the body, speed with which it is moving, लिख लिया ना जी, depends on mass of the body, speed with which it is moving and रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन पूरा लिख लो, एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ओके, तो अगली बात कि हमने बोला एक ऑब्जेक्ट है, ये एग्जांपल 2 है बच्चे आपका, ये सेकंड एग्जांपल है, लिखवा दिया मैंने, लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो यहां से देख लो भाई, कि एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ओके, घूमेगा सर्कुलर पाथ में तो उसका रेडियस भी होगा, ऑब्जेक्ट है तो उसका खुद का मास भी होगा। अब अगर वो सर्कुलर पाथ में घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी। अब घूमने के लिए अंदर की ओर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और यही बोला गया है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है एक तो मास पे, एक स्पीड पे, एक रेडियस पे। ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्वेश्चन को पढ़ पढ़ाकर पहला स्टेप तो यही बनता है ना, फोर्स का फार्मूला ड्राइव करना है। फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पे। लेकिन कैसे डिपेंड कर रहा है पता नहीं है, तो हमने बोला था अगले स्टेप में क्या कर लेते हैं, पावर्स लगा लेते हैं। पावर लग गई ए, बी और सी। ओके जी, पहला स्टेप तो यही था। उससे अगला स्टेप क्या है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आना चाहिए। आ गया के, एम की पावर ए था, वी की पावर बी थी, आर की पावर सी था। के क्या था, इट वाज अ डायमेंशनल कांस्टेंट। तो के क्या था जी, डायमेंशनल कांस्टेंट। के हमेशा कैसे क्या इंट्रोड्यूस करना है, कांस्टेंट। ओके, कर दिया, के को हमने कह दिया डायमेंशनल कांस्टेंट है जी। आगे वैल्यू भरनी है, उसके लिए सबकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। अब देखो इतना तो काम कर लिया तुमने, फोर्स की डायमेंशन तो याद हो गई होगी, नहीं होगी तो भैया साइड पे लिख लिया करो।
इसमें भी चलो ठीक ठाक वाली डायमेंशन चल रही है, मास है, उसकी डायमेंशन लग जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, रेडियस की भी डायरेक्ट लिख दूंगा, फोर्स की भी इतना का तो अब फोर्स कर लिया कि इसकी डायमेंशन डायरेक्ट लिख सकते हो, ml(t-2). ओके, तो अगले स्टेप में अगर मुश्किल वाली डायमेंशन हो तो पहले साइड पे लिख लेते हैं बेटा, अगर सिंपल है तो डायरेक्ट ही भर देते हैं। अब फोर्स की डायमेंशन थी m⁻1 l⁻1 t⁻², ओके, इक्वल टू k की तो कोई डायमेंशन है नहीं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, m की डायमेंशन m यानी मास की पावर 1, a दे रखा है, वेलोसिटी यानी LT-1 की पावर b, r यानी लेंथ की पावर c। ओके, ये आ गया जी। उसके बाद बताइए तुम्हें LHS में तो m की पावर 1 l⁻1 t⁻² चल रही है, इक्वल टू m, और तो है नहीं, कल्ला यही है, तो इसकी पावर क्या आ गई a। l, यहां पे l की पावर क्या है b, और यहां पे l की पावर क्या आ गई c, तो यहां से b भी आ रही है, यहां से c भी आ रही है, बेस सेम होंगे तो पावर ऐड कर देंगे b + c। t की पावर -b, ओके जी, हो ही गया, पावर्स भी दिख गई। अब अगला स्टेप कि नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से LHS और RHS की डायमेंशन सेम करनी है। यहां पे इसकी डायमेंशन क्या है 1, यहां पे क्या है a, तो a = 1 आना चाहिए। ये चीज क्या है b + c, l की पावर, इधर l की पावर 1 है, ये हो गया, उम्मीद है समझ लग गया होगा। यहां पे पावर क्या है -b, यहां पे पावर क्या है -2, ये भी इक्वल हो गए। अब यहां से ये कट गया, b2 आ गया। ओके जी, दो चीजें तो मिल गई सीधे सीधे, एक a मिल गया, एक b भी कैलकुलेट हो गया। तो a भी कैलकुलेट हो गया बच्चे, b भी अपना क्या हो गया कैलकुलेट हो गया। ओके, हो गया जी। अब बच रहा है c, तो यहां से देख लो, c = 1 - b, c किसके इक्वल आ गया 1 - b के इक्वल आ गया, तो c = 1 - b। ये क्या बना 1 - b, b किसके इक्वल था 2 के, तो बन गया -1। तो c की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। तो करते करते a भी निकला, b भी निकला, c भी निकला, तीनों निकला। देयरफॉर रिजल्ट क्या आ गया, फार्मूला कहां पड़ा, ये रहा। फोर्स की एक्सप्रेशन चाहिए, तो क्या आ गई फोर्स की एक्सप्रेशन, के तो रहेगा ही रहेगा, m की पावर a, m की पावर a 1 है, ओके। v की पावर b, b कितना है चेक कर लो, b 2 है, तो v की पावर 2 आ गई। और r की पावर c, c कितना है -1, तो ये लिखा जा सकता है F = kmv²/r, क्योंकि -1 नीचे चली जाएगी। ये आंसर है जी, यही क्या है आपका आंसर है। अब बच्चे k की वैल्यू क्या है वो तुम नहीं खोज सकते, डायमेंशन एनालिसिस से k की वैल्यू नहीं खोज सकते, उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। वैसे अगर मैं आपको बता दूं तो k की वैल्यू 1 होती है, और असली फार्मूला जो होता है mv²/r आता है। अब एग्जाम में ऊपर तक ही छोड़ कर आओगे, क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन इसकी कोई वैल्यू आप नहीं बता सकते कि कितनी आई या कितनी नहीं आई। ओके जी, तो यहां तक करो, बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स तो फिर आपको ट्राई करने पड़ेंगे, दैट वी विल डू इन लाइव क्लास, ठीक है, वो लाइव क्लास में करते हैं फिर। ओके, थैंक यू।